नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसने हाल ही में भारत की अर्थव्यवस्था में काफी हलचल मचाई है। वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी। इसका एक नया रूप आया है जिसे मीडिया और एक्सपर्ट्स जीएसटी 2.0 कह रहे हैं। हमारे पास इससे जुड़े कुछ विश्लेषण और रिपोर्ट्स हैं। इनसे हम इसके अलग अलग पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। हमारा मकसद सीधा है, इन स्रोतों के जरिए जानना कि आखिर ये बदलाव हैं क्या, इनका कारोबारों पर, इन्वेस्टर्स पर और हम जैसे आम लोगों पर क्या असर पड़ सकता है, और हाँ, कुल मिलाकर भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए इसके क्या मायने हैं। तो चलिए इस पर थोड़ी विस्तार से चर्चा करते हैं। बिल्कुल। और जैसा कि ये रिपोर्ट्स इशारा कर रही हैं, ये सिर्फ कुछ रेट्स का फेरबदल नहीं लगता। इसे भारत की आर्थिक कहानी में एक अहम मोड़ की तरह देखा जा रहा है। मतलब एक ऐसा कदम जो शायद आने वाले समय में व्यापार करने, निवेश करने, यहाँ तक कि हमारे खर्च करने के तरीकों को भी बदल सकता है। हम्म, तो शुरुआत थोड़ी पृष्ठभूमि से करते हैं, है ना। जब 2017 में जीएसटी लागू हुआ था, उसे आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा टैक्स सुधार कहा गया था। मकसद तो बड़ा साफ था, दर्जनों अलग अलग टैक्स हटाकर एक सिंपल इंटीग्रेटेड सिस्टम बनाना, एक राष्ट्र एक कर। पर क्या सब कुछ वैसा ही हुआ? देखिए, इरादा तो बहुत अच्छा था और लक्ष्य भी बहुत बड़ा था। लेकिन जैसा अक्सर बड़े बदलावों के साथ होता है, जमीनी हकीकत थोड़ी कह सकते हैं पेचीदा निकली। जो विश्लेषण हमारे पास है वो साफ बताते हैं कि जो पहला जीएसटी सिस्टम था उसमें कई चुनौतियां थीं। कारोबारियों को, खासकर छोटे वालों को, वो अलग अलग टैक्स स्लैब्स और नियम समझने में मुश्किल आ रही थी। हाँ, मैंने भी सुना है कि कंप्लायंस मतलब नियमों का पालन करना, वो अपने आप में एक बड़ा सिरदर्द बन गया था। बहुत सारे फॉर्म्स भरना, रिटर्न फाइल करना। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। स्रोत यही बताते हैं। अनुपालन प्रक्रिया काफी बोझिल मानी जा रही थी और उपभोक्ताओं में भी अक्सर कंफ्यूजन रहता था कि भाई किस चीज पर कितना टैक्स लग रहा है। नतीजा ये हुआ कि जो सरलता लाने का वादा था वो पूरी तरह से साकार नहीं हो पाया। सिस्टम उम्मीद से कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड महसूस होने लगा था और यहीं से जीएसटी 2.0 की जरूरत महसूस हुई। पॉलिसी मेकर्स को लगा कि अगर भारत को अपनी इकोनॉमिक रफ्तार बनाए रखनी है, बड़े लक्ष्य हासिल करने हैं, तो मौजूदा जीएसटी सिस्टम में सुधार लाना ही होगा। इसे और सरल और असरदार बनाना होगा। तो जीएसटी 2.0 को आप कह सकती हैं कि वो पुरानी जटिलताओं का जवाब है। ये समझना जरूरी था कि आखिर इतने बड़े बदलाव की नौबत क्यों आई। तो अब आते हैं मुद्दे पर। इस जीएसटी 2.0 में नया क्या है? कौन से मुख्य बदलाव हुए हैं जिन पर इतनी बात हो रही है? हाँ, तो विश्लेषण कई अहम बदलावों को हाईलाइट करते हैं। सबसे बड़ा और शायद सबसे ज्यादा चर्चित बदलाव है टैक्स स्लैब स्ट्रक्चर में। पहले जो कई सारी दरें थीं, उनको हटाकर अब मुख्य रूप से सिर्फ दो दरें रखी गई हैं, 5% और 18%। सिर्फ दो मुख्य दरें? अरे वाह, ये सुनने में तो वाकई काफी सिंपल लगता है। 5% और 18%। अच्छा, तो कौन सी चीज पर कौन सी दर लगेगी, इस पर कुछ क्लैरिटी है? हाँ बिल्कुल। विश्लेषण के मुताबिक 5% की दर जो है वो मुख्य रूप से जरूरी चीजों और सेवाओं के लिए है, रोजमर्रा की जरूरत की चीजें। जबकि 18% की जो स्टैंडर्ड रेट है वो ज्यादातर दूसरी वस्तुओं और सेवाओं पर लागू होगी। इसका सीधा मतलब ये है कि पहले जो 12% और 18% के स्लैब थे ना, उन्हें एक तरह से मिला दिया गया है। मकसद है कंफ्यूजन कम करना, क्लासिफिकेशन आसान बनाना। लेकिन क्या सभी चीजें इन्हीं दो दरों में आ जाएंगी या कुछ एक्सेप्शन भी हैं? मुझे याद है लग्जरी आइटम्स पर शायद ज्यादा टैक्स की बात थी। आपकी जानकारी सही है। एक तीसरा स्लैब भी है, पर वो बहुत चुनिंदा चीजों के लिए है। विश्लेषण बताते हैं कि जो विलासिता की वस्तुएं हैं, जैसे महंगी इंपोर्टेड कारें, यॉट या शायद प्राइवेट जेट, उन पर एक नई 40% की दर लगाई गई है। इसके पीछे सोच शायद ये है कि जो लोग ऐसी चीजें अफोर्ड कर सकते हैं वे इकोनॉमी में ज्यादा योगदान दें, जबकि आम आदमी पर बोझ न बढ़े। ठीक है, तो टैक्स स्लैब का सरलीकरण एक बड़ा कदम। इसके अलावा और कौन से बदलाव महत्वपूर्ण है? दूसरा बड़ा बदलाव जो सीधे तौर पर हम जैसे परिवारों को छूता है वो हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम से जुड़ा है। इन विश्लेषणों में इसे एक बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। स्वास्थ्य और जीवन बीमा के प्रीमियम को अब जीएसटी के दायरे से बाहर कर दिया गया है। मतलब ये टैक्स फ्री है। टैक्स फ्री?
इसका मतलब है कि पॉलिसी लेना सस्ता हो सकता है। सैद्धांतिक रूप से तो यही मतलब निकलता है। प्रीमियम पर टैक्स हटने से बीमा कंपनियों की लागत कम होगी और उम्मीद यही है कि वो इसका फायदा ग्राहकों तक पहुंचाएंगी। विश्लेषण इस बात पर जोर देते हैं कि इससे न सिर्फ बीमा ज्यादा किफायती हो सकता है, बल्कि ज्यादा लोग इसे लेने के लिए प्रोत्साहित भी होंगे, खासकर आजकल बढ़ते मेडिकल खर्चों को देखते हुए, है ना? हाँ, ये तो वाकई गौर करने लायक बात है, खासकर सोशल सिक्योरिटी के नजरिए से देखें तो। अच्छा, आपने पहले कंप्लायंस की मुश्किलों का जिक्र किया था, उस मोर्चे पर क्या कुछ सुधार हुए हैं? टेक्नोलॉजी का कोई रोल है इसमें? बिल्कुल। तीसरा प्रमुख स्तंभ है कंप्लायंस प्रक्रिया का, कह सकते हैं, कायाकल्प। इसे पूरी तरह से डिजिटल फर्स्ट बनाने पर जोर है। विश्लेषण बताते हैं कि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई बेस्ड फाइलिंग सिस्टम लाने की बात है। एआई फाइलिंग? हाँ, जिससे गलतियों की गुंजाइश कम हो और प्रक्रिया तेज हो। एक्सपोर्टर्स के लिए रिफंड की प्रक्रिया को और तेज करने का वादा है, जो उनके कैश फ्लो के लिए बहुत जरूरी होता है। एआई फाइलिंग और तेज रिफंड, ये तो कारोबारियों के लिए अच्छी खबर लगती है। और पेमेंट वगैरह के लिए? हाँ, पेमेंट सिस्टम्स को भी आसान बनाने की कोशिश है। विश्लेषण यूपीआई से सीधे जुड़े पेमेंट ऑप्शंस का जिक्र करते हैं। मतलब कुल मिलाकर लक्ष्य है कागजी कार्यवाही खत्म करना, पूरी प्रक्रिया को ट्रांसपेरेंट और स्मूथ बनाना। इससे न सिर्फ बड़ी कंपनियों को फायदा होगा, बल्कि एमएसएमईज यानी छोटे और मझोले उद्यमों को भी बड़ी राहत मिलेगी। उनके पास अक्सर कंप्लायंस के लिए अलग टीम या रिसोर्स नहीं होते ना। सही बात है। ये तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दिशा में एक ठोस कदम लगता है। क्या छोटे व्यवसायों के लिए कोई और खास राहत भी है इसमें? हाँ, और ये चौथा महत्वपूर्ण बदलाव है। विश्लेषण के अनुसार जिन व्यवसायों का सालाना टर्नओवर 2 करोड़ रुपए से कम है, उन्हें अब हर महीने रिटर्न फाइल करने की झंझट से मुक्ति मिल गई है। वे अब तिमाही आधार पर, यानी हर 3 महीने में एक बार अपना रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। अरे वाह, हर महीने की बजाय हर 3 महीने में। इससे तो उनका काफी समय और शायद पैसा भी बचेगा। या अपनी सर्विसेज बेहतर करने में लगा पाएंगे। ये छोटे व्यवसायों के लिए वाकई एक बड़ी राहत है। तो अगर हम इन चारों मुख्य बदलावों को देखें, सिंपल टैक्स स्लैब, बीमा प्रीमियम पर राहत, डिजिटल फर्स्ट कंप्लायंस और छोटे व्यवसायों के लिए तिमाही रिटर्न, ऐसा लगता है कि ये सीधे तौर पर उन शुरुआती समस्याओं का हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं जिनका हमने पहले जिक्र किया था। ये पिछले कुछ सालों के फीडबैक और अनुभवों पर आधारित लगते हैं, है ना? हाँ, विश्लेषण भी यही कहते हैं। ये एक तरह से सिस्टम को रीबूट करने जैसा है, पिछली सीखों को ध्यान में रखते हुए इसे ज्यादा प्रैक्टिकल और यूजर फ्रेंडली बनाने का प्रयास है। ठीक है, हमने बदलावों को समझ लिया। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर। इन बदलावों का असर क्या होगा? इनका महत्व क्यों है? इकोनॉमी और अलग अलग वर्गों पर इसका क्या प्रभाव पड़ने की उम्मीद है? विश्लेषण इस पर काफी विस्तार से रोशनी डालते हैं। सबसे पहले उपभोक्ताओं के नजरिए से देखते हैं। जैसा हमने कहा, 5% की निचली दर से रोजमर्रा की जरूरत की चीजें संभावित रूप से कुछ सस्ती हो सकती हैं। बीमा प्रीमियम टैक्स फ्री होने से हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस लेना ज्यादा आकर्षक और पहुंच में लग सकता है। इससे परिवारों के मंथली बजट पर पॉजिटिव असर पड़ सकता है। हालांकि ये देखना होगा कि कंपनियां इन कटौतियों का कितना फायदा असल में ग्राहकों तक पहुंचाती हैं। और कारोबारियों के लिए क्या तस्वीर उभर रही है, खासकर छोटे और मझोले उद्यमों के लिए? उनके लिए तो कई पॉजिटिव पहलू नजर आते हैं। सिंपल स्लैब और डिजिटल प्रक्रियाओं से कंप्लायंस आसान होने की उम्मीद है, समय और पैसा बचेगा। तेज रिफंड, खासकर एक्सपोर्टर्स के लिए उनकी वर्किंग कैपिटल की स्थिति को सुधारेगा। विश्लेषण ये भी बताते हैं कि नियमों में स्पष्टता आने से टैक्स संबंधी विवाद कम हो सकते हैं, और वो तिमाही फाइलिंग वाला ऑप्शन तो छोटे व्यवसायों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। वो एडमिन कामों में उलझने की बजाय अपने ग्रोथ पर फोकस कर पाएंगे। ये तो व्यापार के माहौल के लिए काफी अच्छा सुनाई दे रहा है। और निवेशकों का क्या? क्या इस सुधार ने इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड में भी कोई हलचल पैदा की है? हाँ, बिल्कुल। विश्लेषण इन्वेस्टर्स के नजरिए से भी कुछ अहम बातें बताते हैं। कुछ खास सेक्टर्स इस सुधार के संभावित विनर के रूप में देखे जा रहे हैं। इनमें एफएमसीजी यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स बनाने वाली कंपनियां शामिल हैं। माना जा रहा है कि सिंपल टैक्स और बढ़ी हुई मांग से इन्हें फायदा होगा। अच्छा। इंश्योरेंस सेक्टर भी फोकस में है, क्योंकि टैक्स छूट से इस सेक्टर में ग्रोथ की उम्मीद है। और इसके अलावा जनरल में कंजम्पशन से जुड़े सभी सेक्टर पर पॉजिटिव असर की उम्मीद की जा रही है। आपने शुरू में बाजार की प्रतिक्रिया का जिक्र किया था, क्या विश्लेषण उस पर कुछ और बताते हैं? हाँ, ये एक दिलचस्प पहलू है। विश्लेषण इस बात का जिक्र करते हैं कि शेयर बाजार ने जीएसटी 2.0 की घोषणा का काफी गर्मजोशी से स्वागत किया।
घोषणा के अगले ही दिन सेंसेक्स में 250 पॉइंट से ज्यादा का उछाल देखा गया और निफ्टी भी 24,800 के अहम लेवल को पार कर गया। जानकारों के मुताबिक ये बाजार के भरोसे को दिखाता है। इन्वेस्टर्स को शायद लग रहा है कि ये सुधार कंपनियों के मुनाफे को बढ़ाएंगे, इकोनॉमी में पारदर्शिता लाएंगे और कुल मिलाकर ग्रोथ को गति देंगे। तो अगर हम इन सभी धागों को एक साथ जोड़ें, उपभोक्ताओं पर संभावित असर, व्यवसायों के लिए आसानी, निवेशकों का उत्साह, तो यह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए क्या बड़ा संदेश देता है? विश्लेषणों का सार यही है कि ये एक मजबूत और पॉजिटिव संदेश देता है। ये दिखाता है कि भारत अपनी टैक्स प्रणाली को सरल, पारदर्शी और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक बनाने के लिए सीरियस है। ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे न केवल घरेलू कारोबार को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि ये दुनिया भर के निवेशकों को भी एक संकेत देता है कि भारत व्यापार और निवेश के लिए एक आकर्षक और स्थिर जगह बनने की ओर आगे बढ़ रहा है। ये तो हुई राष्ट्रीय स्तर की बात। क्या इसका कोई वैश्विक संदर्भ भी है? क्या ये सुधार भारत को दुनिया के नक्शे पर कहीं और खड़ा करता है? निश्चित रूप से। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो विश्लेषण बताते हैं कि जीएसटी 2.0 भारत को उन विकसित अर्थव्यवस्थाओं के और करीब लाता है जहां एक राष्ट्र एक कर का मॉडल सफलतापूर्वक लागू है। दुनिया के कई बड़े देशों में इसी तरह के इंटीग्रेटेड और सरल इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम काम कर रहे हैं। इस कदम से अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों की नज़र में भारत की छवि एक ऐसी इकोनॉमी के रूप में मजबूत होती है जहां नियम कानून प्रिडिक्टेबल और स्थिर हैं। जब टैक्स व्यवस्था सरल और स्पष्ट होती है तो विदेशी कंपनियों के लिए भारत में निवेश करने, फैक्ट्री लगाने या अपना कारोबार फैलाने का फैसला लेना आसान हो जाता है। विश्लेषण इशारा करते हैं कि इससे भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई का फ्लो बढ़ सकता है, जो किसी भी डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए फ्यूल का काम करता है। मतलब ये सिर्फ एक घरेलू टैक्स एडजस्टमेंट नहीं, बल्कि भारत की वैश्विक आर्थिक स्थिति को प्रभावित करने वाला कदम भी है। बिल्कुल। एक कुशल और पारदर्शी कर प्रणाली आज के ग्लोबल माहौल में किसी भी देश की इकोनॉमिक कॉम्पिटिटिवनेस का एक अहम पैमाना है। ये सुधार उस दिशा में भारत की स्थिति को मजबूत कर सकता है। तो हमने बदलावों को समझा, उनके संभावित असर पर बात की और वैश्विक संदर्भ को भी देखा। अगर हम पूरी चर्चा का सार निकालें तो इन विश्लेषणों के आधार पर यही लगता है कि जीएसटी 2.0 सिर्फ टैक्स स्लैब बदलने या कुछ नियम बदलने से कहीं ज्यादा है। ये एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा लगता है, जिसका लक्ष्य पूरी टैक्स व्यवस्था को सरल, डिजिटल और बिजनेस फ्रेंडली बनाना है। आप सही कह रहे हैं। यह एक व्यापक सुधार है जिसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। जैसा कि विश्लेषण बता रहे हैं, यह आने वाले वर्षों में भारत में लोग कैसे खर्च करते हैं, कंपनियां कैसे निवेश करती हैं और अर्थव्यवस्था किस दिशा में आगे बढ़ती है, इन सबको प्रभावित करने की क्षमता रखता है। इसका असर उपभोक्ताओं की जेब से लेकर कंपनियों की बैलेंस शीट और देश के फॉरेक्स रिजर्व तक महसूस किया जा सकता है। कुछ विश्लेषणों में तो इसे भारत की नई टैक्स क्रांति तक कहा जा रहा है। ये शब्द अपने आप में इसके महत्व को दर्शाता है। हाँ, ये शब्दावली इसके पैमाने और महत्वाकांक्षा को उजागर करती है। अब देखना ये होगा कि ये क्रांति जमीन पर कैसे उतरती है और इसके वास्तविक परिणाम क्या निकलते हैं। इम्प्लीमेंटेशन हमेशा एक चुनौती रहता है, लेकिन दिशा तो स्पष्ट नजर आ रही है। और जैसा कि हम अपनी चर्चा के अंत में अक्सर करते हैं, इन स्रोतों से एक विचारणीय प्रश्न भी उभरता है जिस पर शायद हम सभी को सोचना चाहिए। वो ये है कि इस नए बदलाव, इस जीएसटी 2.0 की व्यवस्था से अधिकतम लाभ उठाने के लिए कोई व्यक्ति या संस्था खुद को कैसे तैयार कर सकता है। ये वाकई एक अहम सवाल है। चाहे कोई निवेशक हो जो नए उभरते अवसरों को पहचानना चाहता हो, या कोई छोटा कारोबारी हो जिसे अपनी अकाउंटिंग और फाइलिंग प्रक्रियाओं को नई व्यवस्था के अनुरूप ढालना हो, या फिर एक आम उपभोक्ता हो जिसे ये समझना हो कि उसके बजट पर इसका क्या असर पड़ेगा और कहाँ बचत की जा सकती है। विश्लेषण इस बात पर जोर देते हैं कि तैयारी और जागरूकता बहुत महत्वपूर्ण होगी। ये सोचने का विषय है कि इस बदलते आर्थिक परिदृश्य में अपनी स्थिति को कैसे बेहतर बनाया जाए और अवसरों का लाभ कैसे उठाया जाए। बिल्कुल, ये एक ऐसा बिंदु है जो हमें आगे सोचने और शायद अपनी रणनीतियों पर फिर से विचार करने के लिए प्रेरित करता है।